नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहले शुरुआती लेक्चर्स में हमने उत्पादन, प्रोडक्शन को समझा और फिर उसके बाद हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो लागत की चर्चा कर रहे थे, कॉस्ट की चर्चा कर रहे थे। और इसी कॉस्ट की चर्चा में आज हम लोग बात करेंगे अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति। जो हम लोग अल्पकालीन लागत पढ़ रहे हैं उसमें कौन से वक्र बनेंगे, उनका क्या शेप होगा, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, हर चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स एक फ्रेंड की तरह काम करेगी। और अगर आप बिल्कुल यूं कहते हैं ना जिसको कि खिचड़ी बनाकर करके अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमिक्स बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप एक बार खुद किताब उठा करके पढ़ना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी। और काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को रट करके भी नंबर ले आते हैं, जो शायद ठीक भी अपनी जगह रट सकते हैं। परंतु इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ऐसे विषय हैं जहां आपका रट्टा मारना काम नहीं आ सकता। वहां आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझना होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आप नंबर ला सकते हो। बाकी रट करके आप नंबर नहीं ला सकते। पहली बात तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनको रटा ही नहीं जा सकता, वहां समझा ही जा सकता है। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में खिचड़ी नहीं चलती कि आप कुछ भी दिमाग में डाल लिया, कुछ भी हो गया और कुछ भी लिख करके आ गया, कुछ भी चल गया, नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अच्छे से समझना होगा और जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ला सके। अभी तक आप लोगों ने जब बात करी लागत की, कॉस्ट की, तो मैंने आपको बताया कि लागत क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट को समझ लिया है जब आप लोगों ने, तो जो लागत के जो प्रकार हैं, लागत के प्रकार मैंने आप लोगों को समझाया कि किस किस प्रकार की लागतें होती हैं। फिर जब लागतों पर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये जाना कि अल्पकाल, दीर्घकाल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने अल्पकाल के बारे में चर्चा करी, जो कि लास्ट लेक्चर में करी कि अल्पकाल, शॉर्ट रन की जो लागत है उसमें क्या है। तो अल्पकाल की लागत में हम लोगों ने देखा था कि जो एक कारक है या जो एक फैक्टर है वो स्थिर रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर एक जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड मिलेगी, उस कॉस्ट में, उस लागत में बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। बोले हाँ गुरुजी, बिल्कुल पढ़ा था। दूसरी जो कॉस्ट होगी, एक ऐसा कारक होगा जिसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा या जो बदलेगा, जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट या वीसी कहते हैं, वो होगी गुरुजी। तो एक कारक जब बदलता है और एक कारक स्थिर रहता है, ऐसे समय को हम अल्पकाल कहते हैं। ऐसे को हम शॉर्ट रन वाला जो टाइम है, पीरियड है, वो कहते हैं। तो अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति। अब लास्ट लेक्चर में आपने अल्पकाल क्या होता है वो समझ लिया, बोला हाँ गुरुजी समझ लिया। और आप लोगों ने पॉकेट डायरी बना करके उसमें जो फॉर्मूलाज है वो भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पॉकेट डायरी को आपने शुरू करा या नहीं करा। तो आपने वो भी अच्छे से पढ़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने वक्र नहीं बनाए तो आपका जीवन बर्बाद है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में वक्र नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है बेटा। इसलिए हम आज सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वो ये है कि इस अल्पकालीन लागत में जो वक्र है वो कैसे बनेंगे, जो कर्व है वो कैसे बनेंगे। तो कर्व बाकायदा मैं आपको बिल्कुल हाथों से टेबल बना करके, वक्र बना करके मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कौन से वक्र बनेंगे, कौन से वक्र का जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। बच्चों समय बहुत है, अभी सितंबर का टाइम है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। अप्रोक्सीमेट 4 महीने तो अभी आपके पास पूरे हैं और आधा ये पड़ा है, तो 4.5 महीने भी आप लोगों के पास है। अगर आप ईमानदारी से जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, हर चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। बहुत सी बार क्या है, मैं बच्चों को देखता हूं थोड़ा सा इस चैप्टर में से पढ़ लिया, अरे बस थोड़ा सा इसमें से पढ़ लिया, बस। फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि जो हमने छोड़ा था वही सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं करना। आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, बिल्कुल जी जान लगा दो उसमें। उस चैप्टर में 15 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो ऐसा पढ़ लो कि जिंदगी भर ना भूलो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो ना भूलो। और भूलता वही बच्चा नहीं है जो चीजों को समझता है। जो रटता है वो तो बस ये है कि हाँ बस 5 दिन 10 दिन याद रह जाए फिर वापस पढ़ लेंगे। नहीं, जो आज पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ लो कि कम से कम आपको एग्जामिनेशन के में ही जाकर के थोड़ी बुक खोलनी पड़ेगी कि हाँ रिविजन करना है, जस्ट उससे पहले हम नहीं खोलेंगे।
इतना आप में कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना है। इसीलिए लेक्चर्स की इकोनॉमिक्स में संख्या थोड़ी सी ज्यादा भी है और हर एक एक चीज को हम क्लियर कर रहे हैं, हम एक एक चीज को समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है। कभी भी जब हमें क्वालिटी जो है अच्छी चाहिए होती है ना बेटा, तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसलिए अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो हमें टाइम में लेक्चर्स में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि एक चैप्टर को अगर 20 दिन देने हैं तो आप 20 नहीं, आप 22 दिन दीजिए, परंतु उस चैप्टर को ऐसा कर लीजिए कि भैया इसमें सब कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सभी अपने बोर्ड का वेबसाइट पे जाइए और एक ब्लूप्रिंट निकाल लीजिए। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, वो उसमें बताते हैं कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे जो समष्टि अर्थशास्त्र में है मुद्रा और बैंकिंग, उसमें शायद 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर कौन सा है, वो है तो अपन पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा इसको कर लेते हैं। पर जैसे चलो अभी तो मैं इस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऑर्डर में भी पढ़ते चलिए। पर जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स है, आप ये सोचो कि जब हम उत्पादन और लागत पढ़ रहे हैं और उत्पादन लागत 8 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स अपने बोर्ड में पक्के ही होने चाहिए। इस प्रकार से हमें मेहनत करनी है और इसी प्रकार से मेहनत जब हम कर रहे हैं तो हम एक एक चीज को कवर करेंगे। अल्पकालीन लागत वक्र की आकृतियों पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हमने बहुत कुछ सुना है अल्पकालीन लागत के बारे में, ऐसा है, ये है, फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि जो वक्र है, इसके जो कर्व है वो कैसे दिखते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, इस पूरे अल्पकालीन लागत वक्र में आपको बहुत सारे कर्व बनाने हैं, बहुत सारे वक्र बनाने हैं। पर बहुत सारे वक्रों को बिल्कुल मैं ये चुटकियों में आसान तरीके से बना दूंगा, रटने ही नहीं दूंगा। परंतु उसके लिए भी थोड़ा सा एक कोड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, एक कोड लेक्चर एक्स्ट्रा आएगा। वो क्यों आएगा वो समझो। अल्पकालीन लागत वक्र में आपको वक्र बनाने कौन कौन से हैं वो देखो। वक्रों की अगर अपन शुरुआत करें, वक्रों की अगर अपन शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर जो वक्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, कुल स्थिर लागत का। कौन सा बनेगा बच्चों, कुल स्थिर लागत का, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और शॉर्ट में क्या कहेंगे, टीएफसी। तो सबसे पहला तो जो बनेगा वो टीएफसी का बनेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा बनेगा कुल परिवर्तनीय लागत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको गुरुदेव, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में टीवीसी। ठीक है, अब आपने एक कुल स्थिर लागत का बना लिया, एक कुल परिवर्तनीय लागत का बना लिया। अब जब इन दोनों का बन गया तो इन दोनों से मिलाकर करके क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट। कुल लागत जो है वो आपकी बनेगी, तो हम उसका भी एक वक्र जो है वो बना देंगे, टीसी। ठीक है, तो अब आप एक के पहले कुल स्थिर लागत का बनाओगे, फिर कुल परिवर्तनीय लागत का बनाओगे, फिर टोटल कॉस्ट का, कुल लागत का बनाओगे। अब जब आपने ये तीनों बना लिए, मुझे सही से बताओ, जब आपने तीनों बना लिए, अब तीनों बना लिए तो तीनों को एक साथ में जोड़ने में कोई समस्या थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। तो हम यहां पर इन तीनों का एक साथ वक्र बनाएंगे, टीसी का, टीएफसी का और टीवीसी का। इन तीनों को एक ही वक्र पर दर्शाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर में अगर पूछता है कि भैया टीसी, टीएफसी, टीवीसी के वक्रों को एक साथ दर्शाएं, तो आप ये एक साथ बना सकते हो। ये आपको अलग अलग क्यों बनवा रहा हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों वो क्लियर हो जाए। जब यहां पर टीसी का हो गया है, चलिए तो भैया कुल उत्पाद वाली बात हो गई। अब हम आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट पे। किसकी बात कर लेते हैं, औसत। औसत में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या कहोगे इंग्लिश में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। क्या कहोगे, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद क्या बनाएंगे अपन, औसत परिवर्तनीय औसत परिवर्तनीय लागत, इसको हम कहेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द एवीसी। ओके, औसत स्थिर लागत का बन गया, औसत परिवर्तनीय लागत का बन गया। अब स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। और कुल लागत किस चीज की, औसत लागत। ठीक है, ये जो होगी हमारी क्या होगी, औसत लागत होगी।
जिसको हम क्या कहेंगे, एवरेज कोस्ट, एसी इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे आपने पहले कुल स्थिर लागत बनाई, यहां पर हमने औसत स्थिर लागत बनाई, यहां पे कुल परिवर्तनीय लागत बनाई, यहां औसत परिवर्तनीय लागत बनाई, फिर यहां पे कुल लागत बना दी, तो अब यहां पर भी हमने औसत लागत बना दी। अब उसके बाद एक साथ जोड़ने का तो काम करना ही पड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या करना पड़ेगा हमें, एएफसी, एवीसी और एसी, इन तीनों को एक साथ लेकर करके आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब आप बोलोगे गुरुजी इतने ही वक्र बनेंगे या और भी है? अरे और भी है भाई, अभी तो कुल पड़ा है, औसत पड़ा है, तो सीमांत कहाँ है भैया? सीमांत के लिए तो बोर्ड पे जगह ही नहीं बची। ठीक है, क्या कह रहे हो, आज नहीं कराए? ओ ठीक ठीक, ये बोर्ड भैया कह रहे हैं नहीं सर आज मत कराना, बोर्ड पे जगह नहीं बची, अब कल ही कराना, तुम्हारा कल करा देंगे, कोई बात नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे, आज इतना कराएंगे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे, कुल स्थिर लागत का, कुल परिवर्तनीय लागत का, कुल लागत का वक्र कैसा बनता है, औसत स्थिर लागत का, औसत परिवर्तनीय लागत का, औसत लागत का वक्र कैसा बनता है, और फिर इनके तीनों के साथ साथ में जो वक्र हैं वो कैसे बनते हैं, सीमांत लागत के जो वक्र हैं वो कैसे बनते हैं, वो अगले लेक्चर में जानेंगे। क्योंकि बोर्ड भैया कह रहे हैं कि अगले में पढ़ाना, क्योंकि बोर्ड को नाराज नहीं कर सकते बेटा, बड़ा ईगो है बोर्ड में। ये जब नाराज हो जाते हैं ना तो भैया चलते नहीं है, पेन चलाने नहीं देते। एक बार हो गया था, 2 दिन तक चलाने नहीं दिया, फिर इसको मनाया ऐसे प्यार से, अरे बेटा सॉरी बोल करके आप लोगों का नाम बताया कि देखो बच्चे दुखी हो रहे हैं, 2-3 कमेंट दिखाया कि सर वीडियो नहीं आ रहा, फिर इसको समझाया, फिर मान कैसे तो नाराज ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। तो इसकी बात मानना बहुत जरूरी बेटा। ठीक है, तो हम वो आगे पढ़ेंगे, और वो आगे इसलिए भी पढ़ा जाएगा क्योंकि बच्चों जो सीमांत लागत है ना, आप अभी तक देखिए आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, तो वहां पर क्या हुआ था, जो सीमांत लागत, सीमांत उपयोगिता थी, उसके साथ आपका संबंध दर्शाया गया था, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध दर्शाया। जब हमने उत्पाद वाले में बात करी तो वहां पर भी हमने संबंध दर्शाया। और अब जब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे ना बेटा, तो उसमें भी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का भी टोटल कॉस्ट के साथ और एवरेज कॉस्ट के साथ जो संबंध है, जो रिलेशनशिप, वो दिखाना जरूरी है। तो वो हम एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट के जो कर्व है वो भी कवर कर लेंगे, और उनकी टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है वो भी कवर कर लेंगे। यह काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप यहाँ बीच में मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, पहले इसकी विवेचना की गई थी कि निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को अधिक परिवर्ती आगतों के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देखो, अब आप सभी को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर निर्गत में जो आउटपुट है उसमें वृद्धि करनी है, अगर उसमें बढ़ाना है, तो अधिक परिवर्ती आगतों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, मेरी बात सुनो। देखो, अगर टोटल जो आउटपुट है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, टोटल आउटपुट कब बढ़ रहा है, जब हमारी टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे गुरुजी टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी। तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो 10 है तो 10 ही रहेगी, पर टीवीसी में बदलाव आएगा, इसमें बदलाव आएगा, तो अपना टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट बढ़ रही है मतलब उत्पादन जो है वो भी बढ़ रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। इसका परिणाम है कि कुल परिवर्ती लागत में भी वृद्धि होती है, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और इसी के कारण कुल लागत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा और टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अतः जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत दोनों में वृद्धि होती है। तो यह आपके लिए कंक्लूजन है, यह निष्कर्ष है कि जैसे जैसे बच्चों आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है तो टोटल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होगी ही होगी। कुल स्थिर लागत यद्यपि स्वतंत्र है उत्पादित निर्गत की मात्रा से तथा उत्पादन के सभी स्तरों पर यह स्थिर रहती है, और जो कुल स्थिर लागत है वो तो क्या है, बिल्कुल स्थिर है। तो स्थिर है तो वो तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है। चलिए, अब अपन भैया शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रकार से करी जा रही है बच्चों कि जो वक्र है, अब आप सभी को पता है कि वक्रों के लिए सबसे पहले जो जरूरी होती है वो अनुसूची होती है, टेबल होती है, ठीक है ना। जैसे आज हमारे पढ़ने के लिए भी जो सबसे पहले जरूरी होता है वो टाइम टेबल होता है, तो उसी प्रकार से वक्रों को बनाने के लिए भी अपन को टेबल चाहिए। अब पहले अपन एक एक बार एक एक इंडिविजुअल जो वक्र है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो अपन बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे TFC, और हिंदी में लिखेंगे कुल स्थिर लागत वक्र।
ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसके लिए अपन पहले बना लो टेबल बना लो। टेबल बनाने के लिए अपन को क्या लिखना है, इधर तो लिखो निर्गत, मतलब जो आपका आउटपुट है वो, और इधर अपन डाल दो टीएफसी। देखो अब मैं शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करूंगा, बार बार मैं कुल स्थिर लागत नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब निर्गत में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ले लिया, ओके। अब टीएफसी जैसे मान लो 10 ले लिया अपन ने, तो अब ये तो टीएफसी तो 10 ही रहेगी क्योंकि स्थिर है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। क्लियर मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। निर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि स्थिर है। जब कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, जब कुछ निर्गत नहीं आ रहा है, तब भी आपके पास क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आज जैसे मान लीजिए मैंने कोचिंग खोली और कोचिंग में मैंने 20 चेयर और 2 बोर्ड खरीद लिए, तो उनका तो जो खर्चा है वो लग गया, चाहे बच्चा एक भी आओ या चाहे बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो 0 पर भी क्या है, वो तो है। जब अब कुछ बढ़ गया तो वो तो उतना ही चलता रहेगा। कोई मालिक ने आज 2 मशीनें खरीद ली, कुछ उत्पादन नहीं हो रहा तो भी उतना तो लग गया, और अब उत्पादन होता रहेगा तो उनमें तो क्या, तो वो जो पैसा लगा था वो तो लगा हुआ ही। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, इसीलिए वो एक जैसी है। क्लियर यहाँ पे? अब चलो, अब इसका वक्र बना लो। अब वक्र बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, रेखा खींची जाती है इस प्रकार से। ये अपना ये y अक्ष और ये अपना x अक्ष बच्चों। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा जो बुक में दिया हुआ है ना, उससे भी मैच करते हुए चलिएगा कि वक्र सही बन रहा है क्या। एग्जैक्टली रीजन, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि जब हम यहाँ पर वक्र बनाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि टेढ़ा एढ़ा हो जाता है, ऊपर नीचे चला जाता है। शेप लगभग वैसा ही बनता है, हम कोशिश वही करते हैं, पर थोड़ा सा हमारे पास स्केल नहीं होती और नहीं होती, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर एक शख्स तो यूँ हवा में उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा आप चेक कर करके आराम से तसल्ली से आप बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 है तो एक अक्ष पर हम क्या दिखाएंगे, निर्गत दिखाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर अपन क्या कर देते हैं, ये दिखा देते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50 ऐसे। अब इधर हमने क्या दिखाया, हमने टीएफसी दिखाया तो टीएफसी लिख देते हैं। इधर अपन दिखा देते हैं कि हमने क्या दिखाया, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, दैट इज द टीएफसी। इधर अपन दिखा देते हैं निर्गत, ये अपना आउटपुट, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान से आसान है। जितना ये आसान है, ये बनाना आसान है, उससे तो अब और भी आसान चीज आ रही है। क्या है, अब ये कहता है कि भैया आपको वक्र बनाना है कुल स्थिर लागत का। मुझे एक बात बताओ, 0 पर जो है, 0 पर निर्गत कितना है, 10 है। 0 पर सॉरी जो टीएफसी है 10 है। 1 पर कितनी है, 10 है। देखो इस वाले को ले लो। 0 पर कितनी है बच्चों, 10 है। 1 पर कितनी है, 10 है। 2 पर कितनी है, 10 है। 3 पर 10, 4 पर 10, 5 पर 10, 6 पर 10। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच जाएगी। ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा खींच जाएगी। तो बोला सर वक्र बन गया, बन गया, खेल ही खत्म हो गया बच्चों। टीएफसी का ये वक्र है बस। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वक्र क्या है, बस ये एक सीधी रेखा है। ये जो सीधी रेखा है ये पैरेलल होगी एक्स अक्ष के, मतलब समांतर होगी एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आप समझते हैं जैसे रेल की पटरी होती है जो दोनों बिल्कुल साथ साथ में बराबर में चलती रहती है, वो है। तो ये अपना टीएफसी का वक्र बन गया। तो कुल स्थिर लागत का जो वक्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब अपन ने कुल स्थिर लागत का बना लिया है, तो अब अपन को दूसरा कौन सा बनाना पड़ेगा, कुल परिवर्तनीय जो लागत है उसका बनाना पड़ेगा। तो ऊपर हेडिंग डाल दो, कुल परिवर्तनीय लागत, दैट इज टीवीसी। इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके लिए भी अपन को सर्वप्रथम तो क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम तो टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल में अपन निर्गत लिख देते हैं,
निर्गत में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर लिख देते हैं TVC 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38। ये अपने मन से ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। ये अपने निर्गत ले लिया, ये TVC ले लिया। चलिए अब आ जाते हैं वक्र पे। ये अपना y अक्ष और ये अपना x अक्ष, ये अपना 0, ठीक है। और इधर आ जाइए अब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर है 0, 10, 18, 24, 28, 38। 5, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये 40, ठीक है। ओके, अब इधर अपन ने क्या दिखाया है? इधर अपन ने दिखाया है कुल परिवर्तनीय लागत, तो लिख दो इधर कुल परिवर्तनीय लागत, दैट इज TVC। और इधर क्या दिखा रहे हैं? निर्गत। चलो अब आ जाओ अपने पॉइंट लगाने पे। 0 पर 0 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 1 पर अपना 10 है, ये रहा 1 और ये रहा अपना 10। 1 पर 10 आ गया। 2 पर अपने पास 18, तो 18 मतलब 20 के जस्ट थोड़ा सा ही नीचे रहेगा 18 है। एक तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, सही से काम नहीं कर पाता है। 3 पर 24 है, तो जस्ट 25 के नीचे ही बना दो। चलो 4 पर 28 है, तो बीच में ले लो बिल्कुल 25 और 30 के। 5 पर 32 है, यहाँ पर चलो लग गया है तो अच्छा से। 6 पर 38 है, 6 पर 38 है, ठीक है। अब आप लोग इनको जोड़ दीजिए, ये इस प्रकार से। ये आपका जो बन गया है, ये बन गया आपका TVC का कर्व। थोड़ा बहुत बच्चों प्लीज़ आप आराम से अच्छे से पॉइंट लगा करके बनाइएगा, क्योंकि मैंने जैसा भी कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। हमारे पास स्केल, पेन, पेंसिल कुछ ऐसा होता नहीं है जिसका हम प्रयोग कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो वक्र बना है, ये कुल परिवर्तनीय लागत TVC का या निर्गत पे हमने बना दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है, अब हम बात कर लेते हैं कुल लागत की या टोटल कॉस्ट का जो वक्र है उसकी। कुल लागत या जिसे टोटल कॉस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए, कुल लागत या टोटल कॉस्ट के लिए भी अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अपना अनुसूची है, जो टेबल है, वो टेबल अपन लोग बना लेते हैं। तो इसके लिए निर्गत में वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कुल जो लागत है, टोटल कॉस्ट है, वो कैसे निकालेंगे? तो अब आप कहोगे कि सर टोटल कॉस्ट बराबर TFC प्लस TVC, इन दोनों को जोड़ लूँ? बोला हाँ गुरुजी, इन दोनों को जोड़ लो। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले लिखना तो पड़ेगा TFC और TVC। तो TFC लिख देते हैं 10, 10, 10, 10, 10, 10 और ये 10। TVC भी लिख देते हैं 0, 10, 18, 24, 28, 32 और ये 38, ठीक है। अब हमारी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 10 और 0 10, 10 10 20, 10 और 18 28, 10 और 24 34, 10 और 28 38, 10 और 32 42 और 10 और 38 48, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम इसका, जब टोटल कॉस्ट आ गई है तो हम इसका क्या कर लेते हैं? वक्र बना लेते हैं। तो ये वक्र के लिए
0 x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। इसके अलावा 0 1 2 3 4 5 6, इधर अपन डिफरेंस ले लेते हैं, 10 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। चलिए अब पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के लिए सबसे पहले जो है वो 10 पर है, तो 0 10, तो यहाँ से अब देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का जो वक्र बनना शुरू हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है, नीचे से शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही हो रहा है। फिर उसके बाद 1 पर 20 है, तो यहाँ 20 वाले पे पॉइंट लगा देंगे। फिर है 2 पर अपना 28 है, तो यहाँ पर से ले लेंगे। फिर 3 पर अपना 34 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। 4 पर अपना 38 है, यहाँ पर आ जाएगा। 5 पर अपना 45 है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और 6 पर अपना 48 है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इनको कर देते हैं कनेक्ट। जब आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ये मिल जाएगा टोटल कॉस्ट का वक्र। क्या हो जाएगा, ये मिल गया आपको टोटल कॉस्ट का वक्र। अब आपके पास टीएफसी का बना दिया, टीवीसी का बना दिया और टीसी का बना दिया, तीनों के अलग अलग वक्र बना दिए हैं। अब यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिए कि कुल लागत का है, कुल लागत टीसी टोटल कॉस्ट, और इधर अपन लिख देते हैं निर्गत, या जैसे अपन आउटपुट क्या है, ठीक है। बस अब काम क्या करना है इन तीनों वक्रों में, काम अपन को ये करना है कि जो तीनों वक्र है वो अपन एक साथ हैं बनाएंगे। तो अब एक साथ बनाएंगे तो करना क्या है भैया, टीएफसी का यहाँ से खींच दो, और जो टीवीसी है, टीवीसी के जो पॉइंट्स है इसमें पॉइंट आउट करना शुरू करो, और जो वक्र बन जाए वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो टीसी, टीवीसी और टीएफसी का बन जाएगा। मैंने आपको तीनों के इंडिविजुअल बना दिए हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप इन तीनों का जो एक साथ बनता है टीएफसी, टीवीसी, टीसी, वो बनाए, क्योंकि बड़ा ही आसान है। इस टेबल को फॉलो कर लीजिएगा, इस टेबल को और इस आधार को, 1 2 3 4 5 6, इधर 10 20 30 40 50। जब वो बनाएंगे तो इधर क्या क्या लिख देंगे, टीसी, टीएफसी, टीवीसी लिख देंगे, और इधर निर्गत लिख देंगे। ओके, तो ये अपना यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाएंगे, अब अपन को जो पढ़ना है वो औसत पर आ जाते हैं, ठीक है। अब अपन को जो पढ़नी है वो पढ़नी है औसत। औसत लागत की बात करते हैं, तो औसत लागत के लिए अपन लिखते हैं औसत, सबसे पहले जो बनाएंगे औसत स्थिर लागत का बनाएंगे, औसत स्थिर लागत AFC, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब औसत स्थिर जो लागत है, औसत स्थिर लागत या एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कह रहे हैं कि हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, औसत स्थिर जो लागत है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्थिर लागत है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FC/Q, ठीक है। जो स्थिर लागत है उसमें Q का डिवाइड दे देंगे। इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर निर्गत भी चाहिए, और मुझे यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर जो लागत है, वो भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 स्थिर लागत थी अपनी 10 10 10 10 10 10 और 10। अब आपको निकालनी है AFC, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है मैंने, कैसे निकालोगे, 0 का 10 में भाग दोगे, 10/0, ये आपका 0, उसके बाद 10/1 10, ये आपका 10/2 5। ये एक्चुअल में एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ नील आ जाएगी। फिर 10/3 है वो 3.3 पर आ जाएगा, 10/4 है वो 2.5 पर आ जाएगा, 10/5 है वो 2 पर आ जाएगा, और 10/6 जो है वो 6 × 6.4, 6 × 36,
फिर 6 छंग 36 1.66 पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बन गई। ठीक है, यहाँ आप डेश लगा के छोड़ दीजिएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो अब हम जो इसका है हम इसका वक्र बनाएंगे। वक्र के लिए सबसे पहले जो अक्ष है वो बना लेते हैं, ये y अक्ष और ये अपना x अक्ष। अक्ष और x अक्ष ये अपना शून्य आ जाएगा और इधर अपन निर्गत दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर अगर देखें तो अपन डायरेक्टली सीधा 1 2 3 4 5 इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7, उसके बाद 8, देन 9 और देन 10 और यहाँ लिख दूंगा y अक्ष। ठीक है, अब अपन मेंशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए वो तो जो है इन्फिनिटी है, तो उसको तो इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी का तो है अनंत आ जाता है, तो इसको तो आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे फिर जो यहाँ से, तो अब 1 पर अपना कितना है 10 है, 1 पर अपना 10 है, फिर उसके बाद 2 पर अपना 5 है, 2 पर 5 है, 3 पर 3.3 है, 4 पर 2.5 है, 5 पर 2 है और ये अपना 1.6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का जो वक्र है यूं बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका वक्र बनेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका वक्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, किसका बना है औसत स्थिर लागत, किसका बना है औसत स्थिर लागत AFC का वक्र बना है। तो इधर AFC लिख दोगे और नीचे क्या लिख दोगे आप, निर्गत जो है आउटपुट जो है वो लिख देंगे। ओके, तो ये आपका औसत स्थिर लागत का हो गया। अब औसत स्थिर लागत का हो गया तो औसत परिवर्तनीय लागत का भी बना देते हैं। तो चलिए जल्दी से औसत परिवर्तनीय लागत, औसत परिवर्तनीय लागत या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी जरूरी क्या है कि हम सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। मतलब आपके पास जो परिवर्तनीय लागत है वो होना जरूरी है। तो अपन निर्गत लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। अब परिवर्तनीय लागत जो है वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने लिखाई थी 0 10 18 24 28 32 और ये 38। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। 0 का 0, 10 का आप 1 में भाग देंगे तो 10, 18 का 2 में भाग देंगे तो 9, 24 का 3 में भाग देंगे तो 8 या 24, 28 का 4 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 32 का 5 में भाग देंगे तो 6.4, और 38 का जब आप 6 में भाग देंगे तो 6 छंग 36, 2 बचता है 0, 6 × 18, 33 चलता जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये अब आपके पास क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पर वक्र बनाते समय देखिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो वक्र है वो भी बनना सीख जाएंगे, और दूसरी बात आप ये जो फॉर्मूले जो आपने लास्ट क्लास में याद करे थे वो भी आप अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके, चलिए तो अब अपन इसका वक्र भी बना देते हैं। इसके बाद अपना एक वक्र बाकी रहेगा औसत लागत का, जो वो भी बना करके आज की क्लास को विराम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड,
तो देखिए इधर अब अपन इधर भी 10 तक ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं y अक्ष और इसको कर देते हैं x अक्ष। अब आ जाइए आप पॉइंट्स मेंशन करना। तो भैया 0 पर तो 0 है ही, तो ये यहाँ आ जाएगा। 1 पर 10 है, 0 पे 0 है तो उसको कुछ मत मानिए। फिर 1 पर 10 है तो ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट। फिर 2 पर अपना 9 है तो 9 पे ले लीजिए। फिर 3 पर अपना 8 है, ये 8 पर आ जाएगा। 4 पर अपना 7 है, वो यहाँ आ जाएगा। 5 पर 6.4 है तो वो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट 6 पर अपना 6.33 है, वो यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार का जो शेप है वो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। ऐसा शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसका, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं या अति परवलय वाले बोलते हैं, ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका है वो बन जाएगा, यूं बनेगा, थोड़ा सा ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए तो अब इधर अपन किसका बनाया अपन ने, औसत परिवर्तनीय लागत AVC का बनाया है। और इधर अपना नीचे आ जाएगा निर्गत। चलिए अब लास्ट जो अपन को बनाना है वो बनाना है एवरेज कॉस्ट का। किसका बनाना है, एवरेज कॉस्ट का अपन को बनाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज कॉस्ट या औसत जो लागत है उसका। औसत लागत या एवरेज कॉस्ट जिसको कहा जाता है शॉर्ट में ऐसी। अब एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू होता है। टोटल कॉस्ट जो निकलती है वो निकलती है FC प्लस VC से, हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से हमने AFC और AVC निकाल रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा SC का वो AFC प्लस AVC का भी बन जाएगा। मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मैं जोड़ लूंगा तो आ जाएगा। तो भैया अब जो आप लोगों ने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, आप उनको जोड़ कर करके भी एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो, या आप टोटल कॉस्ट लिख कर करके उसमें डिवाइड दे सकते हो। तो देखिए अपन टोटल कॉस्ट वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए निर्गत कितना है, 0 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद ये फिक्स्ड कॉस्ट है 10 10 10 10 10 10 और ये 10। ये वेरिएबल कॉस्ट है 0 10 18 24 28 32 और 38, ठीक है। ये अब इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10 20 38 34 सॉरी ये 28 है, 38 42 और 48। अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि मैं इसमें इसका भाग दे दूं, तो ये आ जाएगी मेरी एवरेज कॉस्ट। 0 में 10 का भाग देंगे तो 10/0, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 1 में 20 का भाग देंगे 20/1, तो ये 20 हो गया। फिर 28 में 2 का भाग देंगे तो 14। उसके बाद 34 में 3 का भाग देंगे तो 11.33 रहेगा। उसके बाद आप 38 में 4 का भाग देंगे तो 4 9 जा 36 और 4 5 जा 9.5 आ जाएगा। फिर आप 42 में 5 का देंगे तो 8 पंजे 40 5 चौक 20। उसके बाद आप 48 में 6 का देंगे तो 8 6 48, ये अपना 8 आ गया। ये आपकी आ गई बच्चों एवरेज कॉस्ट। अब जब एवरेज कॉस्ट आ गई है तो अब तो आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान काम है।
बहुत ही सिंपल सा काम है। अब तो कुछ बचता ही नहीं करने लायक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन को बनाना है 20, 5 का डिफरेंस ले लेंगे। चलिए, तो ये अपना हो जाएगा y अक्ष और ये अपना हो जाएगा बच्चों x अक्ष। जीरो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा है यहाँ पर 5 का ले रहे हो तो 5 10 15 20। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है। अब पॉइंट आउट करना शुरू करिए। इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए। 1 पर 20 है, उसके बाद 2 पर 14 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3 पर 11.33 तो ये यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 पर 9.5 तो वो यहाँ पर सी रहेगा, और 5 पर अपना है 8.4 तो वो यहाँ से आ जाएगा, और लास्ट है 8 तो वो यहाँ से आ जाएगा। और फिर आप इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका जो वक्र बना है ये एवरेज कॉस्ट का बना है। तो इधर अब आप लिख दीजिएगा औसत लागत और इधर आप लिख दीजिएगा निर्गत। ठीक है बच्चों, अब ये आपका तीनों जो औसत के हैं वो भी मैंने वक्र बनवा दिए। अब तीनों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं और तीनों का एक जो वक्र है वो वक्र आप लोग आराम से इजीली बना सकते हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूँ इतनी ज़्यादा आपको समस्या इसमें नहीं आएगी। ओके, तो आज जो हम लोगों ने कवर करा है, हम लोगों ने कॉस्ट के जो 2 बड़े भाग है, कुल वाला और एवरेज वाला, वो कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।